जन्म से ही मेरी आत्मा पर 12 मुखौटों की छाप अंकित थी। केवल इन मुखौटों को पहनकर ही देवताओं को अपने शरीर में बुलाया जा सकता था। पागल विद्रोही और दुनिया के महान नायक भी मेरा नाम सुनकर कांप उठते थे। अफसोस, मेरी इस ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को आज तुम जैसे एक मामूली चूहे का सिर काटना पड़ रहा है। हालांकि यह एक ऐसा निषिद्ध अस्तित्व था जो हजारों वर्षों से कभी प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह तो एक बेकार मुखौटा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गलती से इस दुष्ट आत्माओं से भरी दुनिया में आ गया था और मुझे डीमन मास्क सिस्टम भी मिल गया था। लेकिन अभी तक मैं इस सिस्टम को सक्रिय नहीं कर पाया था। इस समय क्लब एक्टिविटी सेंटर के अंदर सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत सुंदर था, मुझे परफॉर्मेंस क्लब के प्रेसिडेंट ने परेशान किया और नए छात्रों के स्वागत समारोह के दौरान बैकस्टेज का काम करने पर लगा दिया। मैं बेहद नाराज था। उन लोगों की तरह केवल लोहे का पंखा पकड़कर अभिनय करने से तो कहीं बेहतर है कि मैं मंच पर जाकर एक बार बड़ी तलवार घुमा दूं। मैंने प्रॉप्स के ढेर में से लगभग 2 मीटर लंबी एक घुमावदार तलवार निकाली। बाघ जैसी फुर्ती और ताकत के साथ मैंने उसे कई बार घुमाया। हालांकि वह केवल एक प्रॉप थी, फिर भी उसका वजन 10 किलो से अधिक था। इन वर्षों में मैंने अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ा। अगर बचपन में पोषण की कमी न होती तो शायद मैं एक बेहतरीन स्पोर्ट्स स्टूडेंट बन सकता था। मैं अभी अभ्यास का आनंद ले ही रहा था कि तभी अचानक एक व्यक्ति हाँफता हुआ मेरे सामने आकर रुक गया। जांगमिंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वाह, तुम सच में अच्छे दोस्त हो। बाकी सब तो उस कमर मटकाने वाली सीनियर को देखने चले गए, लेकिन तुम अपने भाई का साथ देने आ गए। ये मेरा रूममेट जियांगमिंग था। शायद उसे डर था कि मैं अकेला हूं, इसलिए वह मेरा साथ देने आ गया। लेकिन अगले ही पल उसके दोनों पैर कांपने लगे और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सुमिंग, बड़ी मुसीबत हो गई। स्टूडियो के अंदर कोई राक्षस घुस आया है। उसने छात्रों और शिक्षकों को भी खा लिया है। मैं एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे पास लो शेन सिस्टम था। मैं पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि यह दुनिया मेरे पिछले जन्म वाली ब्लू स्टार जैसी नहीं है। लेकिन आखिरकार मैं 19 साल तक बिना किसी अजीब घटना का सामना किए जी चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद आखिरकार मुझे ऐसी घटना देखने को मिलेगी। तो क्या इसका मतलब है कि अब मेरी गोल्डन फिंगर सचमुच सक्रिय हो सकती है? जल्दी बताओ, तुमने स्टूडियो के अंदर किस तरह का राक्षस देखा? जांगमिंग भी थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस की बात सुनकर मैं इतना उत्साहित क्यों हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरा रूममेट कोई सनकी आदमी है जिसे अजीब चीजें पसंद हैं? उसने जल्दी से जवाब दिया। वह राक्षस कुछ शेर जैसा दिखता था और कुछ तेंदुए जैसा। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। मैं भी ठीक से नहीं समझ पाया कि वह आखिर था क्या। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो। हाँ, तुम पहले पुलिस को फोन करो। मुझे तुरंत बाहर जाना होगा। मैंने अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और सीधे जियांगमिंग की तरफ फेंक दिया। फिर मुड़कर गुआंडो उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन जियांगमिंग अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर बहुत खतरा है और मैंने कभी नहीं सुना कि स्कूल में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। मैंने झुंझलाकर कहा, गर्लफ्रेंड की ऐसी की तैसी, मैं लोगों को बचाने जा रहा हूं। तुम यहीं छिपे रहना। पुलिस आने के बाद ही दरवाजा खोलना। इतना कहकर मैं तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। मेरे इतने उत्साहित होने का केवल एक ही कारण था। जांगमिंग जिस राक्षस का वर्णन कर रहा था, वह बिल्कुल मेरे पुराने परिचित चोंगबो जैसा था। वह उन्हीं 12 पशु मुखौटा सम्राटों में से एक था जिसने पिछले जन्म में मुझे इस दुनिया में आने पर मजबूर कर दिया था। इतने वर्षों तक मैं तुम लोगों को खोजता रहा। आखिरकार तुम लोग फिर से बाहर निकल ही आए। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, इस दुनिया का असली मालिक कौन है। स्कूल के स्टूडियो से शैक्षणिक भवन तक जाने वाले रास्ते पर हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन मैं सहपाठियों की हैरानी भरी नजरों के बीच हाथ में ग्वांडो लिए ठीक उल्टी दिशा में दौड़ रहा था। सभी लोग मुझे देखकर दंग रह गए। अरे ये क्या कर रहा है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? हीरो बनने से पहले जरा अपनी ताकत तो देख ले। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की घबराई हुई मेरे सामने आकर बोली, कृपया हमारी मदद कीजिए। घायल लोगों को बाहर निकालने में मेरी सहायता करें। मैंने उसकी ओर एक नजर डाली। उसके पीछे कई घायल छात्र और सैनिक पड़े थे। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर। यह देखकर मुझे यकीन हो गया कि चोंगबो अभी तक वहां से गया नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, सीनियर, आप लोग खुद कोई रास्ता निकालिए। मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। इतना कहकर मैं उसकी विनती को अनदेखा करते हुए स्टूडियो की ओर बढ़ गया। पीछे से एक लड़की घबराकर बोली, दीदी, ये तो मरने जा रहा है। वह राक्षस अभी इंसानों को खा रहा है। चलो जल्दी यहां से निकलते हैं। सीनियर लियू रुयान मुझे रोकना चाहती थी। वह मुझे वापस बुलाकर समझाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ कई घायल जूनियर भी थे, इसलिए वह मेरे पीछे नहीं आ सकी। स्टूडियो के अंदर घुसते ही खून की तेज गंध ने मेरा स्वागत किया। जमीन पर घसीटे गए खून के लंबे निशान साफ दिखाई दे रहे थे।
इस समय ज्यादातर छात्र वहां से भाग चुके थे। पूरा विशाल सभागार लगभग खाली था। चारों ओर केवल मेरे कदमों की आवाज और बीच बीच में किसी भारी चीज के गरजने की आवाज गूंज रही थी। अचानक अंधेरे से किसी ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, सहपाठी मुझे बचाओ। मैंने उस दिशा में देखा। मंच के नीचे बने खोखले हिस्से में एक लड़का छिपा हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक राक्षस किसी लाश को फाड़ फाड़ कर खा रहा था। उसकी नाक शेर जैसी थी, चेहरा तेंदुए जैसा, आंखें बड़ी और भयावह थीं। वह सचमुच डर पैदा करने वाला दृश्य था। वह था शोंगबो। सिर्फ एक नजर में मैंने उसे पहचान लिया। वह वही न्यू मास्क था जो मेरे पिछले जन्म में मेरे घर के पूजा घर से भाग निकला था। आखिरकार लक्ष्य मिल गया। अब मेरे मन में उससे किसी तरह की शिष्टता दिखाने का कोई इरादा नहीं था। सिर्फ एक छोटे ट्रक जितना बड़ा 4 पैरों वाला जानवर पिछले जन्म में मेरी दीवार पर टांगने लायक भी नहीं था, और इस जन्म में मालिक के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रहा है। आज तुझे फिर से भट्टी में गलाकर मुखौटा बनाऊंगा। मंच के नीचे छिपे उस लड़के ने जब मुझे हाथ में ग्वांडो लिए राक्षस की ओर बढ़ते देखा तो वह डर के मारे बार बार सिर हिलाने लगा। अब उसे लग रहा था कि मैं उसे बचाने नहीं, बल्कि उसके साथ खुद भी मरने आया हूं। इसी बीच शोंगबो पूरी तरह अपने शिकार को खाने में व्यस्त था। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। सालों की कड़ी ट्रेनिंग से विकसित शरीर ने मुझे जमीन से ऊंची छलांग लगाने में मदद की। मैंने पूरी ताकत से ग्वांडो उसकी पीठ पर दे मारा। शोंगबो दर्द से जोर से दहाड़ा। अगले ही पल उसने अपना पिछला पैर उठाया और पूरी ताकत से मुझे लात मारी। मैं पहले से ही तैयार था। मैंने तुरंत एक तरफ हटकर उस जानलेवा वार से खुद को बचा लिया। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मेरे कानों में हवा चीरने की आवाज गूंजी। स्विश! लोहे के कोड़े जैसी उसकी पूंछ सीधे मेरे चेहरे की ओर आई। मेरे पास बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने तुरंत ग्वांडो आगे कर दिया, लेकिन उस एक ही पूंछ के वार ने ग्वांडो को बीच से तोड़ दिया। भयानक झटका सीधे मेरे शरीर तक पहुंचा। मैं पीछे की ओर कई मीटर दूर जा गिरा। किसी तरह संतुलन बनाकर फिर खड़ा हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ मेरे माथे से गर्म खून बहकर मेरी दाईं आंख में उतर रहा था। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। उसी समय शोंगबो ने अचानक जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी नजर अब मुझ पर नहीं थी। वह मेरे पीछे देख रहा था। मैंने मुड़कर देखा। मंच के नीचे छिपा वही लड़का हम दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से शोंगबो की नजर उस पर पड़ चुकी थी। डर के मारे उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह वहीं खड़ा कांपने लगा। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, भागो! वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरी आवाज किसी देवदूत की पुकार की तरह उस लड़के के कानों में पहुंची। वह एक झटके से होश में आया। इस समय मेरा पूरा चेहरा खून से लथपथ था। मैं टूटी हुई ग्वांडो का सहारा लेकर किसी तरह खड़ा था। मैं फिर से उस लड़के और शोंगबो के बीच आकर खड़ा हो गया। मैंने दोबारा जोर से चिल्लाया, भागो! इस बार वह लड़का पूरी तरह संभल गया। उसने मेरी ओर कृतज्ञता भरी नजर से देखा और पूरी ताकत से वहां से भाग गया। अब पूरे स्टूडियो में केवल मैं और शोंगबो ही बचे थे। हम दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसा लग रहा था कि मेरा अंत अब केवल शोंगबो का भोजन बनकर ही होगा। लेकिन तभी मैं अचानक हंस पड़ा। तेरा यह बदसूरत चेहरा पिछले जन्म से भी ज्यादा बदसूरत हो गया है। मेरी बात सुनकर शोंगबो पूरी तरह भड़क उठा। उसका विशाल शरीर एक छोटी कार की तरह मेरी ओर झपटा। उसने अपना खून से सना बड़ा मुंह खोल दिया। वह मुझे एक ही बार में निगल जाना चाहता था। उसी क्षण मेरे दिमाग में एक मधुर सूचना की आवाज गूंज उठी। मेजबान जागृति की शर्त पूरी हो गई। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। डीमन रिचुअल प्रारंभ करें। बिना किसी हिचकिचाहट के आकाश की सीमा को छूने का प्रयास करें। युनशंग ने आपकी पुकार सुन ली है। युनशंग ने आपकी पुकार का उत्तर दिया है। कृपया मेजबान मुखौटा धारण करें। आखिरकार यह क्षण आ ही गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे एक विशाल आकृति खड़ी हो। हालांकि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि वह आकृति ग्वानियू की ही थी। उसी समय मेरे चेहरे पर एक परिचित लाल रंग का मुखौटा उभर आया। मैंने अपनी आत्मा में अंकित वे शब्द ऊंची आवाज में दोहराए, मेरी दृष्टि में ये सब केवल मिट्टी के मुर्गे और मिट्टी के कुत्ते हैं। अगले ही पल ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड की दिव्य आभा मेरे हाथ में बची हुई आधी ग्वांडो के साथ एकाकार हो गई। पूरे स्टूडियो में ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी। मेरे पीछे खड़ी ग्वानियू की विशाल छाया पल भर में मेरे शरीर में समा गई। मैंने जमीन पर जोर से कदम रखा। पूरा शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ गया। एक ही पल में मैं शोंगबो के सामने पहुंच चुका था। उसकी लालटेन जैसी विशाल आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था, मानो उसने सचमुच असली ग्वानियू को देख लिया हो। मैंने ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को नीचे से ऊपर की ओर पूरी ताकत से घुमाया। धार सीधी उसकी लोहे जैसी कठोर गर्दन पर पड़ी। तलवार को जरा सी भी रुकावट महसूस नहीं हुई। जब तक हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए, मैं पहले ही तलवार समेटकर खड़ा हो चुका था। मुखौटे के पीछे मेरा चेहरा पूरी तरह शांत था।
अगले ही पल शुंगबो का शरीर बीच से दो टुकड़ों में बट गया। मैं मन ही मन अपनी तारीफ के बिना नहीं रह सका। कमाल है, मैं सच में बहुत जबरदस्त हूं। उसी समय फिर से सिस्टम की आवाज सुनाई दी। मेजबान ने ग्वानगोंग नुओ मास्क के साथ सफलतापूर्वक तालमेल स्थापित कर लिया है। अब आप ग्वानगोंग की आंशिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। नू मास्क पहनने पर ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड को बुलाया जा सकता है। बधाई हो, आपने दिव्य पशु श्योंगबो का वध कर दिया है। श्योंगबो नुओ मास्क प्राप्त हुआ। मैंने अपने हाथ में मौजूद न्यू मास्क को ध्यान से देखा और धीरे से बुदबुदाया। तो सचमुच श्योंगबो को फिर से नुओ मास्क में बदला जा सकता है। इसी क्षण मेरे मन में एक विचार आया। अगर मैं उन सभी 12 पशु मुखौटों को दोबारा इकट्ठा कर लूं, तो क्या मैं फिर से अपने पिछले जन्म की दुनिया में लौट सकता हूं? हालांकि मुझे खुशी मनाने का ज्यादा समय नहीं मिला। दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों का एक दल तेजी से स्टूडियो के अंदर घुस आया। मैंने बिना कुछ कहे अपने चेहरे से ग्वानगोंग नुओ मास्क उतार दिया, फिर उसे और श्योंगबो नुओ मास्क दोनों को सिस्टम स्पेस में रख दिया। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, वहां खड़े सभी लोग अपनी जगह पर ही रहें। अपने हथियार नीचे रखो और दोनों हाथ ऊपर करो। पुलिस की वर्दी पहने, छोटे और सलीके से कटे बालों वाली एक महिला अधिकारी तेजी से स्टूडियो के अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने एक ही नजर में पूरे सभागार का जायजा लिया और आखिर में आकर मुझ पर टिक गईं। मेरे हाथ में प्लास्टिक की बनी गुआंडो थी। पूरा शरीर खून से सना हुआ था, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। मैं असामान्य रूप से शांत दिखाई दे रहा था। महिला अधिकारी यिंग होंगयुए ने ठंडी आवाज में अपने साथी से पूछा, राक्षस कहाँ है? पास खड़े पुलिसकर्मी ने तुरंत जवाब दिया, कप्तान, हमने पूरे स्टूडियो की तलाशी ले ली है। अंदर कहीं भी कोई राक्षस नहीं मिला। फिलहाल सबसे ज्यादा संदिग्ध यही छात्र है। मैं चुपचाप अपने शरीर से खून पोंछ रहा था। चेहरे पर मासूमियत बनाए हुए मैं उनकी ओर देख रहा था। यिंग होंगयुए ने भौहें सिकोड़ लीं, फिर तुरंत आदेश दिया, पूरे इलाके को सील कर दो। सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालो। यहां विशेष कर्मियों को तैनात करो और इस छात्र को पहले पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं इस समय बेवजह गोली खाने का कोई इरादा नहीं रखता था, इसलिए बिना किसी विरोध के मैंने हथकड़ी पहन ली। जब पुलिस मुझे स्टूडियो से बाहर लेकर निकली, तो बाहर खड़े अनगिनत छात्र मेरी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। खासकर वह लड़का जिसे मैंने अभी अभी बचाया था। वह लगातार यिंग होंगयुए को समझाने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर, कृपया मेरा विश्वास कीजिए। वास्तव में इसी भाई ने मेरी जान बचाई है। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। इस दुनिया में सचमुच राक्षस होते हैं। आप लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? इसके बाद चंगशी सुरक्षा विभाग के पूछताछ कक्ष के अंदर यिंग होंगयुए गंभीर चेहरे के साथ मेरे सामने बैठी थी। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, क्या तुम कभी किसी असामान्य जीव के संपर्क में आए हो? क्या तुम एक ब्रोकन लाइनर हो? उसकी तेज नजरें लगातार मेरी आंखों में झांक रही थीं, मानो वह मेरी हर प्रतिक्रिया पढ़ लेना चाहती हो। मैं ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तेजी से सोच रहा था। उसकी बातों से मैं एक बात समझ चुका था। सुरक्षा विभाग को श्योंगबो जैसे राक्षसों के अस्तित्व के बारे में पहले से पता था और उसने अभी ब्रोकन लाइनर का भी जिक्र किया था। लेकिन मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उनका ब्रोकन लाइनर्स के प्रति रवैया कैसा है। इसलिए मैंने अपनी पहचान उजागर करने की जरा भी हिम्मत नहीं की। मेरी चुप्पी देखकर यिंग होंगयुए का धैर्य टूट गया। उसने अचानक मेरी कॉलर पकड़ ली। लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा होने के बावजूद उसने मुझे एक ही हाथ से कुर्सी सहित हवा में उठा लिया। उसी समय पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुला। सादे कपड़ों में एक युवक और एक युवती अंदर आए। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, मुझे महसूस हुआ कि यिंग होंगयुए ने तुरंत मेरा कॉलर छोड़ दिया। अभी कुछ क्षण पहले तक जो बेहद सख्त दिखाई दे रही थी, वह तुरंत संयमित हो गई। उसने शांत स्वर में कहा, यही छात्र सुमिंग है। बाकी आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर इंतजार करती हूं। इतना कहकर वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। मेरे सामने खड़ी युवती मुस्कुराई और बोली, दे नमस्ते। गोपनीयता नियमों के अनुसार अब हम जो भी बात करेंगे उसे आप बाहर किसी को नहीं बताएंगे। उसने अपना परिचय देना शुरू किया। मेरा नाम हुआंग शाओलिंग है। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार विचार चल रहे थे। अब यह लगभग तय था कि इस देश में ब्रोकन लाइनर्स के लिए पहले से एक संगठित व्यवस्था मौजूद है और उसी व्यवस्था ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया। यानी इनके पीछे निश्चित रूप से कोई विशेष संगठन काम कर रहा था। हुआन शाओलिंग ने अपने साथ खड़े युवक की ओर इशारा किया। उसने गला साफ किया और बोला, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। कृपया गलत मत समझिए। हमें केवल यह पुष्टि करनी है कि क्या आप वास्तव में हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं। इतना कहकर उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसकी हथेली में नारंगी पीली आग की लपटें जल उठीं। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी क्षमता थोड़ी अलग है।
मुझे नहीं पता कि वह आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं। यह कहते हुए उन्होंने मेरी हथकड़ियां खोल दी। मैंने तुरंत अपने दिमाग में मौजूद सिस्टम स्पेस से संपर्क किया। अगले ही पल एक लाल रंग का ग्वानगोंग नुओ मास्क मेरे हाथ में प्रकट हो गया। हुआन शाओलिंग और शियांग ने मेरे हाथ में प्रकट हुए लाल गुआन गोंग नु मास्क को देखा। शियांग ने हल्का सा सिर हिलाया। तो यह वस्तु प्रकार की क्षमता है? अब समझ आया कि तुम जागृत होने के तुरंत बाद भी राक्षसी जीव का सामना कैसे कर पाए। न जाने क्यों उसकी आंखों में मौजूद उत्साह एक पल में गायब हो गया। उसका रवैया भी पहले जैसा उत्सुक नहीं रहा। पास खड़ी हुआंग शाओलिंग ने अपने साथी की निराशा देखी। उसने हल्की सी सांस ली और मेरी ओर देखकर समझाया, एक बार फिर अपना परिचय दे देती हूं। मेरा नाम हुआंग शाओलिंग है और यह शे यांग है। हम दोनों 5वें विशेष अनुसंधान संस्थान से हैं। संक्षेप में इसे TWU इंस्टीट्यूट कहा जाता है। हम दोनों एस क्लास अन्वेषक हैं। अब से तुम हमारे अधिकार क्षेत्र में हो। बाहरी उत्तेजना के कारण तुम्हारी ब्रोकन लाइन जागृति हुई है। यह प्राकृतिक जागृति के नियमों के अनुरूप है। फिलहाल तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं। पहला, तेवु इंस्टीट्यूट में शामिल होकर प्रशिक्षु अन्वेषक बनना। मासिक वेतन 25,000, 5 बीमा और एक भविष्य निधि, साथ ही अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा। दूसरा, सरकारी निगरानी स्वीकार करना। हर महीने 8,000 रुपए का जीवन भत्ता मिलेगा। तुम दूसरा काम भी कर सकते हो, लेकिन अपने पंजीकृत स्थायी निवास स्थान को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। असल में इन दोनों विकल्पों में सोचने जैसी कोई बात ही नहीं थी। अगर कोई अप्रत्यक्ष रूप से जेल में नहीं रहना चाहता तो उसके पास केवल पहला विकल्प ही बचता था। मैंने बिना किसी झिझक के कहा, मैं पहला विकल्प चुनता हूं। पास खड़े शियांग ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो। चिंतेवु इंस्टीट्यूट में शामिल होने के बाद भी नए लोगों की परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हारी वर्तमान ताकत देखकर डर है कि तुम्हें सीधे वापस भेज दिया जाएगा। उसकी बातों में साफ तिरस्कार झलक रहा था। हुआन शाओलिंग ने उसे घूर कर देखा, फिर मेरी ओर असहाय मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, पहले परीक्षा दे लो, उसके बाद सब पता चल जाएगा। मैंने केवल हल्की सी मुस्कान दी। उनकी बातों से मुझे इस दुनिया की जागृत शक्तियों के बारे में भी जानकारी मिली। फिलहाल सभी जात जागृत क्षमताएं 5 श्रेणियों में बांटी गई थीं। सुपरमैन कैटेगरी, मेंटल कैटेगरी, नेचर कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी और ऑब्जेक्ट कैटेगरी। पहली 4 श्रेणियों की क्षमताएं लगातार अभ्यास करके और मजबूत बनाई जा सकती थीं, लेकिन ऑब्जेक्ट कैटेगरी की सीमा पूरी तरह उस वस्तु पर निर्भर करती थी जो जागृत हुई हो। अब मुझे समझ आ गया कि शे यांग का रवैया अचानक क्यों बदल गया था। उसने मेरी क्षमता को केवल एक साधारण वस्तु प्रकार की जागृति समझ लिया था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मेरे पास केवल एक साधारण ऑब्जेक्ट एबिलिटी नहीं थी। मेरे पीछे पूरा न्यू मास्क सिस्टम मौजूद था। उसी समय तेवु इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षण मैदान में नए लोगों की परीक्षा चल रही थी। पत्थरों से ढका हुआ एक युवक बाघ जैसे दिखने वाले राक्षसी जीव से लड़ रहा था। अचानक वह राक्षसी जीव तेजी से उसकी ओर झपटा, लेकिन युवक ने बचने की कोशिश तक नहीं की। उसने सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके पंजे का सामना किया। राक्षस के नुकीले पंजे उसकी बांह पर लगे, लेकिन उसकी त्वचा पर एक सफेद निशान तक नहीं पड़ा। वह जोर से हंसते हुए बोला, छोटे से राक्षस, बस इतनी ही ताकत है? तू मेरा बचाव भी नहीं तोड़ पाया। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से एक मुक्का उसके माथे पर दे मारा। राक्षसी जीव दर्द से चीख उठा। उसका शरीर कई मीटर दूर जाकर गिरा, 2 बार जमीन पर लुढ़का और फिर बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस एक मुक्के ने युवक की सारी ताकत भी खत्म कर दी थी। वह वहीं हांफने लगा। कामगारों जैसी वर्दी पहने एक अधेड़ व्यक्ति हाथ में टैबलेट लिए लगातार मूल्यांकन लिख रहा था। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, वंगवू ने एक ई ग्रेड राक्षसी जीव को पराजित किया है। रेटिंग ई ग्रेड, क्षमता उत्कृष्ट, विशेष प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित। जैसे ही यह घोषणा हुई, नीचे खड़े कई लोग तुरंत वांगवू के आसपास इकट्ठा हो गए। सभी उसकी तारीफ करने लगे। वांगवू ने कमर पर हाथ रखा हुआ था। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, लगता है राजधानी क्षेत्र के नए लोगों में पहला स्थान तो मेरा ही होगा।